दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29(1) भारत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा या लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करना है। ऐसा वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को अपनी रुचि संस्थाओं को स्थापित करके ही सुरक्षित रख सकते हैं। यह अधिकार उन्हें अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रदान किया गया है, जो अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, उन पर प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद का खंड 2 इस अधिकार को भी सुदृढ़ बना देता है, जिसके अनुसार राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म एवं भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक के प्रबंध में है, किंतु यह अनुखंड अनुच्छेद 29(2) के अधीन है, जिसके अनुसार राज्य द्वारा पोषित अथवा राजनीति के से सहायता पाने वाली किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने के किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित न किया जा सकेगा। अनुच्छेद 30 प्रदत्त अधिकार नागरिकों दोनों को प्राप्त है, किंतु अनुच्छेद 29 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 15(1) में अंतर। ध्यान रखें कि अनुच्छेद 15(1) में किसी भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने का प्रतिषेध करता है, किंतु अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 15(1) में निम्नलिखित अंतर बताए गए हैं। पहला, अनुच्छेद 15(1) में केवल राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 29(2) राज्य तथा अन्य संस्थाओं के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(1) समान रूप से विभेद के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 29(2) एक विशेष प्रकार के कार्य से संरक्षण प्रदान करता है, जैसे शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के मामले में। अनुच्छेद 15(1) का क्षेत्र विस्तृत है और सभी नागरिकों को लागू होता है, चाहे वह अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो। अनुच्छेद 29(2) नागरिकों के राज्य पोषित या राजनिधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने के विशेष अधिकार से ही संबंधित है। अनुच्छेद 15(1) लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है, जबकि अनुच्छेद 29(2) में इनमें से किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया। अतः अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में लड़कियों के प्रवेश को इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार। ये है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 को बंधित करता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध का अधिकार होगा। स्थापित शब्द से अभिप्रेत है कि अस्तित्व में लाना, जबकि संस्था को प्रशासित करने के अधिकार से अभिप्रेत है संस्था के क्रियाकलापों का प्रभावी रूप से प्रबंध और संचालन करना। अनुच्छेद 30(1) के अधीन अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्था का प्रशासन का अधिकार तभी प्राप्त होगा जब साबित हो कि उस संस्था की स्थापना उसके द्वारा की गई है। संस्था की स्थापना उसके प्रबंधन के अधिकार की एक पूर्ववर्ती शर्त है। अजीज वासा बनाम भारत संघ के मामले में यह निर्धारित किया गया, चूंकि अलीगढ़ विश्वविद्यालय मुस्लिम अल्पसंख्यकों का स्थापित नहीं किया गया है, अतः उन्हें उनके प्रबंध करने का अधिकार नहीं है। विद्यालय की स्थापना संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम के अधीन की गई है। इसके बाद हम जो 44वां संविधान संशोधन जो अधिनियम अल्पसंख्यकों का अधिकार जो बताता है, तो 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। फलितः संविधान के अनुच्छेद 19(1), 8 और अनुच्छेद 31 को निकाल दिया गया, किंतु यह स्पष्ट करने के लिए संपत्ति के अधिकार को समाप्त किए जाने के परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं स्थापना करना, प्रशासन के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुच्छेद 30(1) में नया खंड का जोड़ा गया। खंड का एक का यह बंधित करता है कि राज्य किसी ऐसी विधि को पारित करते समय जो किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन का उपबंध करती है। यह सुनिश्चित करेगा कि उस विधि के अधीन अर्जित संपत्ति के लिए नियत या निर्धारित रकम ऐसी ना हो जो अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार को निर्बंधित या नष्ट करती है। अनुच्छेद 29(1) और अनुच्छेद 30(1) में संबंध। इन दोनों अनुच्छेद बहुत सारे संबंध हैं। अनुच्छेद 29(1) नागरिकों के किसी वर्ग जिसमें बहुसंख्यक भी शामिल हैं
शामिल हैं, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करती है। इस खंड के शिक्षा संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है कि नागरिकों का वर्ग अल्पसंख्यक हो। इसके विपरीत अनुच्छेद 30(1) द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल ऐसे अल्पसंख्यकों को ही प्रदान किया गया जो धर्म या भाषा से अल्पसंख्यक हैं। इसका दूसरा पॉइंट अनुच्छेद 29(1) का 29(1) के द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल 3 विषयों से संबंधित है, अर्थात भाषा, लिपि या संस्कृति के बनाए रखने के लिए। अनुच्छेद 30(1) का संबंध राष्ट्र के उन अल्पसंख्यक वर्गों के साथ है जो धर्म या भाषा पर आधारित हैं। अनुच्छेद 29(1) के अधीन भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण ऐसे माध्यमों से भी हो सकता है जिसका शिक्षण संस्थाओं में से कोई संबंध न हो, और इसी प्रकार अनुच्छेद 30(1) के अधीन किसी अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन ऐसा भी हो सकता है जिसका भाषा, लिपि या संस्कृति से संरक्षण हेतु कोई भी संबंध न हो। ऐसा हो सकता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग धार्मिक शिक्षा के लिए ऐसी संस्था का प्रशासन करे जिसका भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण के किसी भी प्रश्न के साथ कोई संबंध न हो। अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत समान निरपेक्ष शिक्षा संस्थाएं भी शामिल हैं। यदि कोई अल्पसंख्यक संस्था सरकारी सहायता प्राप्त करती है तो उस पर अनुच्छेद 29 लागू होगा और छात्रों के प्रवेश के मामले में भाषा आदि के आधार पर भेद नहीं कर सकती। राज्य द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं का विनियमन, यानी अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं के प्रशासन के मामले में धर्म और भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया अत्यधिक एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। यह अधिकार विनियमन से मुक्त नहीं। जिस प्रकार अल्पसंख्यक संस्थाओं के शैक्षणिक रूप से स्वरूप को बनाए रखने के लिए विनियमन करने वाले उपाय जरूरी हैं, उसी प्रकार व्यवस्थित दशा या स्वास्थ्य प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए विनियमन करने के उपायों की आवश्यकता है। किंतु न्यायालयों ने अनेक निश्चयों से स्पष्ट कर दिया कि प्रशासन के अधिकार में कुप्रशासन का अधिकार शामिल नहीं है। तो अब इसके बाद हम जो इसमें अगले पॉइंट इसी में ही हम देखेंगे, तो इनको और अच्छे से हम सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली जो है ये अनुच्छेद 29 से लेकर जो 29-30 तक है, ये इसको हम आसानी से समझ सकेंगे। जैसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं का ऐतिहासिक निर्णय टीएमए पाई केस फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह भी निर्धारित किया कि राज्य और विश्वविद्यालयों को धार्मिक और शैक्षणिक अल्पसंख्यक द्वारा चलाई जा रही गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नीति के मामले में विनियमन करने का अधिकार नहीं है। वस्तुतः पिछले अनेक वर्षों में इस पर विवाद चलता रहा। अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं को संचालित करने के मामले में क्या अधिकार है। विशेष रूप से सेंट स्टीफन कॉलेज के मामले में उच्चतम न्यायालय निर्णय के बाद में विवाद तेजी आई, क्योंकि उसमें न्यायालयों ने ऐसी शिक्षण संस्थाओं के संचालन पर राज्य के नियंत्रण को पर्याप्त बढ़ा दिया और कहा ऐसी संस्थाओं में 50% अन्य समुदाय के छात्रों को प्रवेश देना होगा। इस मामले में न्यायालय के सामने मुख्य विचारणीय प्रश्न यह था कि अल्पसंख्यकों को इस मामले में सामने मुख्य विचारणीय यह प्रश्न यह है कि अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 30 में जो शिक्षण संस्थाओं के चलाने का अधिकार दिया गया है उनकी सीमाएं क्या हैं। इसके साथ निम्न प्रश्न भी विचार के लिए सामने आए। 1, उन संस्थाओं पर राज्य का कितना नियंत्रण होगा। 2, उन संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी तथा प्रवेश की पात्रता केवल अल्पसंख्यकों तक सीमित होगी, अन्य समुदाय को भी प्रवेश मिल सकेगा। इसके साथ यह प्रश्न भी आया कि अंत्योग्यता अल्पसंख्यक कौन है और एवं निर्धारण कैसे होगा। इसके साथ प्रश्न यह भी उठा कि अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को ही प्राप्त है, बहुसंख्यकों को नहीं। अब हम जानेंगे अल्पसंख्यक हैं कौन। सबसे जरूरी चीज़ है, न्यायालय ने निर्णय कि इसका निर्धारण उच्चतम न्यायालय ने एकमत से यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भी आते हैं। अल्पसंख्यक कौन है, इस प्रश्न का न्यायालय ने कहा कि पंथ और भाषा के आधार पर कौन अल्पसंख्यक है इसका निर्धारण अलग अलग राज्य में उनकी जनसंख्या के विभिन्न समुदायों के अनुपात के आधार पर किया जाएगा, क्योंकि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया है। उनका निर्धारण देश स्तर पर नहीं किया जाएगा। देश स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने के कारण राज्यों द्वारा उन्हें
यह दर्जा देने की बाध्यता को न्यायालय ने समाप्त कर दिया है। फलतः कश्मीर और मिजोरम जैसे राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक माना जा सकेगा, जबकि लंबे समय से मांग की जा रही है कि संविधान पीठ का मुख्य निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति वीएन कृपाल द्वारा किया गया, जिसके 10 न्यायमूर्तियों ने अपनी सहमति जताई। इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन का अधिकार। इस विषय पर क्या बहुमत हो कि कभी ऐसी संस्थाएं चलाने का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1)(g) और अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी नागरिकों को अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को स्थापना और संचालन का अधिकार प्राप्त है, किंतु यह अधिकार अनुच्छेद 19 के खंड 6 के अंतर्गत युक्त निर्बंध के अधीन है। अनुच्छेद 26 के अधीन ऐसी शिक्षण संस्थाएं केवल धार्मिक और धर्मादा प्रयोजनों के लिए ही स्थापित की जा सकती हैं। संक्षेप में, न्यायालय ने अनुच्छेदों को केवल अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकार तक सीमित नहीं माना है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। गैर सरकारी अल्पसंख्यक संस्था ऐसे शिक्षण संस्थाओं पर राज्य के नियंत्रण की सीमा क्या है, इसकी व्याख्या करते हुए न्यायालय ने निर्णय दिया कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं को जहां योग्यता का कुछ मानदंड नहीं है, राज्य या विश्वविद्यालय द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकेगा, सिवाय शैक्षणिक मानदंडों के बनाए रखने के लिए शिक्षकों के शैक्षिक योग्यता पात्रता के लिए न्यूनतम सेवा शर्तों के विहित करने का अधिकार के हैं। किंतु न्यायालय ने कहा कि यह अधिकार तभी प्राप्त होगा जब संस्था में प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी हो और योग्यता का पर्याप्त ध्यान रखा जाए। इसके बाद इसका हम अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान। सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान के मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सरकारी सहायता प्राप्त करने का अर्थ नहीं है कि कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान नहीं रहेगा। एक सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान को अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को प्रवेश करने का अधिकार होगा, किंतु इसके साथ उन्हें अनुच्छेद 29(2) की भावनाओं के अनुसार गैर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को उपयुक्त संख्या को भी प्रवेश देना होगा, ताकि उनके अनुच्छेद 30(1) के अधिकारों में कमी नहीं होगी तथा अनुच्छेद 29(2) के अंतर्गत अन्य नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन भी नहीं करेगा। इस प्रकार न्यायालय ने दोनों अनुच्छेदों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। यह और स्पष्ट किया कि सरकारी सहायता न पाने वाले अल्पसंख्यक संस्थाओं को प्रशासकीय एवं प्रबंधकीय स्वतंत्रता है और उन्हें छात्रों के प्रवेश का पूरा अधिकार है, और पर साथ में यह भी कहा गया कि उन्हें गैर अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रवेश देना होगा। ऐसी संस्थाओं का व्यावसायिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के योग्यता में तिलांजलि नहीं दी जा सकती। न्यायालय का इस संबंध में वर्तमान मत है कि लाभ के लिए कोई शुल्क नहीं माना जाएगा। इसके अनुसार जब भी किसी निजी एवं मान्यता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षा का एवं स्वयं संस्था लाभ की सीमा का ध्यान रखते हुए शुल्क ले सकेंगे। संक्षेप में, केवल शुल्क प्रवेश का आधार नहीं होगा। प्रवेश राज्य द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में न्यायालय ने अपने 2 पूर्ण निर्णयों को कुछ बिंदुओं पर पलट दिया। सेंट स्टीफन कॉलेज के छात्रों के प्रवेश के आरक्षण का बंद कर दिया। इसमें न्यायालय ने सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले अल्प शिक्षक संस्थाओं को अपनी इच्छा से 50% छात्रों के प्रवेश को सही ठहराया। इसके अतिरिक्त 1993 में उन्नीकृष्णन के मामले में निजी मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में कैपिटेशन शुल्क रोकने की व्यवस्था की गई को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, जिसके अनुसार 15% छात्रों को कैपिटेशन शुल्क के आधार पर प्रवेश देने की सुविधा की भी अनुमति दी गई और शेष 85% में 50% को बिल्कुल निःशुल्क प्रवेश दिया जाना। न्यायालय ने सरकार को अधिकार दिया कि गैर अल्पसंख्यक छात्रों का प्रतिशत निर्धारित करे जिन्हें प्रवेश दिया जा सकेगा। यह प्रतिशत संस्था के रूप में शिक्षा के पाठ्यक्रम, अन्य बातें जैसे शिक्षा को आवश्यकता आदि पर निर्भर करेगा। इसके बाद हम देखेंगे टीएम यानी टीएमआई के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में पैराग्राफ 66 के स्पष्टीकरण के पिटिशनरों के न्यायालय में पुनः याचिका फाइल की। मुख्य न्यायाधीश CVN खरे जो निर्णय देने वाली संवैधानिक पीठ में शामिल थे, उन्होंने निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया। बहुमत ने अल्पसंख्यक गैर अल्पसंख्यक संस्थाओं में अंतर किया। उन्होंने कहा कि किसी गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी विद्यालय शब्दावली में अल्पसंख्यक और निजी प्रोफेशनल विद्यालय दोनों आते हैं। निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय हित अल्पसंख्यक अधिकारों का प्रभावी होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रकार के शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए योग्यता की कसौटी होगी।
इसमें थोड़ा सा अंतर है। अल्पसंख्यक संस्थाओं में गैर अल्पसंख्यक प्रोफेशनल कॉलेजों में प्रवेश के लिए कुछ प्रतिशत सीटें प्रबंध सीमित के लिए आरक्षित होंगी। शेष सीटें राज्य एजेंसियों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम में भरी जाएंगी। सीटों का प्रबंध प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस दृष्टि से निर्धन और पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान किया जा आवश्यकता होगा। पैरा 59 और पैराग्राफ 68 से स्पष्ट है कि गैर अल्पसंख्यक प्रोफेशनल कॉलेजों में छात्रों का प्रवेश प्रबंधन कोटे को छोड़कर केवल योग्यता के आधार पर सरकार द्वारा संचालित समान प्रवेश परीक्षा के आधार अनुसार किया जाएगा। दोनों प्रकार की शिक्षण संस्थाएं अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक प्रोफेशनल विश्वविद्यालयों में अपने कोटे को प्रभावी देंगी। प्रोफेशनल कॉलेजों की असंख्य संख्या को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय रखकर स्पष्ट करता है कि चूंकि उन पर कैपिटेशन शुल्क आदि के मामले में नियंत्रण संभव नहीं है, इसी कारण उनमें प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर ही किया जा सकेगा। प्रत्येक संस्था अपना अलग अलग प्रवेश परीक्षा लेती है और उनके शुल्क बहुत अधिक होते हैं। इसलिए निर्णय का पैरा 68 का बंद करता है कि प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी, चाहे प्रबंधकरणगण संचालित करें या राज्य। प्रवेश परीक्षा अलग संस्थाएं नहीं लेंगी। इसी प्रकार सीमित या तो प्रवेश परीक्षा के आधार पर या राज्य संचालित प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही प्रवेश ले सकेगी। प्रवेश योग्यता के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट प्रत्येक कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और उसकी प्रति संबंधित अधिकारी या जानकारी सीमित को भेज दी जाएगी। प्रवेश के लिए बिना बने प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिकाओं में अधिकारी सीमित जैसा निर्धारित करें उस समय तक सुरक्षित रखे जाएंगे। यदि किसी छात्र को योग्यता के बिना प्रवेश दिया जाएगा तो संस्था उस पर जुर्माना लगाएगा। उचित मामले में कॉलेज की मान्यता और संबंधन भी समाप्त कर दिया जाएगा। न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रत्येक संबंधित राज्य एक 5 सदस्यों वाली समिति की स्थापना करेगा जो देखेगी कि कॉलेजों में प्रवेश में पारदर्शिता बरती गई है और वह शुद्ध है। इस समिति का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का निर्वाचमान न्यायाधीश होगा। इसको राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नामित किया जाएगा। समिति के अन्य सदस्यों को न्यायाधीश स्वयं नामित करेंगे, जिसमें पारंगत डॉक्टर इंजीनियर होंगे। राज्य में मेडिकल विभाग का सचिव भी का सदस्य होगा और वही इसका सचिव भी होगा। सीमित शिक्षा क्षेत्र जो है कि किसी अन्य व्यक्ति या राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति को भी नामित या कोआस्ट कर सकती है, किंतु किसी दशा में इनकी संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती है। यह समिति संस्था द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा पर निगरानी रखेगी और प्रश्न पत्रों को देख सकती है, परीक्षकों की जानकारी ले सकती है और यह देखेगी कि प्रश्न पत्र लीक न हो सके। समिति देखेगी यह प्रवेश परीक्षा पारदर्शी और उचित तरीके से संचालित की जाएगी। इसका 5वां पॉइंट है गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रशासन और प्रबंधन को प्रशासन अपने हाथ में नहीं ले सकेगा। कुप्रबंधन के निवारण के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कॉलेज के प्रबंधन के न्यायालय द्वारा न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति अवैध है। यह कॉलेज की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचता है। 6वां पॉइंट मान्यता या प्रबंध का मूल अधिकारी नहीं है। यद्यपि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है, किंतु उन्हें मान्यता या प्रबंध का अधिकार नहीं है। उन्हें इसके लिए सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उचित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। मान्यता प्राप्ति के पश्चात भी निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। इसके बाद हम इसका जो अगला पॉइंट है वो देखेंगे। वो पॉइंट है अल्पसंख्यक विद्यालयों में गैर अल्पसंख्यक समुदाय सदस्यों को थोपा नहीं जा सकता। प्रभाती शिक्षण शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक न्याय बनाम भारत संघ उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जो अल्पसंख्यक समुदाय विद्यालय स्थापित करता है उस पर ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय से बाहर के सदस्यों को लेने के लिए विवश नहीं किया सकेगा, क्योंकि यह संविधान के आधारित चरित्र को नष्ट कर सकेगा। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड 1 में संदर्भित अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों को लागू किया जाना संविधान के अधिकारित और इस बिंदु पर सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल राजस्थान बनाम भारत संघ के बहुमती जो है निर्णय सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 5 तथा संविधान का अनुच्छेद 21 का संविधान के आधारभूत ढांचे का स्वरूप को नहीं बदलते और संवैधानिक रूप से विधिमान है। 2009 का अधिनियम अनुच्छेद 19(1) छा के अधिकारित नहीं है, किंतु जहां तक यह संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड 1 द्वारा आच्छादित सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को लागू होगा। संविधान के अधिकारित हैं। जैन समुदाय अल्पसंख्यक नहीं है।
ये इसको जान लेंगे, इसको एक केस समझेंगे। इसको जैन समुदाय अल्पसंख्यक नहीं है। बाल पाटिल बनाम भारत संघ के मामले में विद्या अभिलार्थी एक जैन समुदाय के संगठन ने मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका फाइल करके यह निर्देश देने को कहा कि उसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की धारा 2C के अधीन अल्पसंख्यक घोषित किया जाए। इस धारा के प्रयोजन के लिए अल्पसंख्यक से तात्पर्य उस समुदाय से जिसे केंद्रीय सरकार ऐसा अभिसूचित करे कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान TMA पाई के मामले का निर्णय सुनाया जाए। उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने TMA पाई के निर्णय का अनुसरण करते हुए यह निर्धारित किया कि कोई समुदाय अल्पसंख्यक है या नहीं, इसका निर्धारण राज्य के आधार पर किया जाएगा, पूरे देश के आधार पर नहीं। अल्पसंख्यक समुदाय उस राज्य के संदर्भ में निर्धारण किया जाएगा जहां शैक्षणिक संस्था स्थापित करने की इप्सा की गई है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV न्याय प्रबंधन समिति बनाम महाराष्ट्र राज्य के अभिलार्थी समिति का गठन 1885 में सीमित पंजीकरण जो है सीमित पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन इसका पंजीकरण लाहौर में तथा 1948 में पंजाब में हुआ। इससे भारत में बहुत से विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित किए गए। समिति का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना जिसमें हिंदी, उत्कृष्ट संस्कृत और वेदों के अध्ययन को उत्साहित करना तथा अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में कला, विज्ञान जिसमें मेडिसिन और इंजीनियरिंग आदि भी शिक्षा देना है। अभिलार्थी ने महाराष्ट्र में विभिन्न संस्थानों पर विश्वविद्यालय और कॉलेज स्थापित किए। चूंकि राज्य में हिंदी भाषा तथा आर्य समाज के मानने वाले 50% से कम लोग थे, महाराष्ट्र राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 में अल्पसंख्यक का स्तर वो स्वीकृत किया। समिति अभिलार्थी ने शोलापुर के बजाय नई दिल्ली के नाम से मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया। समिति प्रत्यार्थी ने इस आधार पर अभिलार्थी की अल्पसंख्यक प्रतिष्ठित को वर्ष 2004-05 में निरस्त कर दिया और यद्यपि न्यास का पंजीकरण बॉम्बे लोक न्यास अधिनियम के अधीन हुआ। न्यासियों के अधिकतर सदस्य महाराष्ट्र राज्य के निवासी नहीं थे। इनमें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने रिट याचिका दायर की और इसे खारिज किए जाने के विरुद्ध अपील ने उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।